तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो आज की यह वीडियो आप सभी लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब में आपके जितने भी महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उन सभी प्रश्नों की एक सीरीज चल रही थी। और इस सीरीज में अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 13 तक देख लिया था। आज का वीडियो का पार्ट नंबर 14 होने वाला। तो पार्ट नंबर 14 आप सभी लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं, आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया, इस प्रकार से देख भी सकते हो। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिएगा। और साथ ही में इस वीडियो के अंतर्गत जो क्वेश्चन बताया जा रहा है उसे आपको ध्यान से समझना है। और इसके पहले के जो वीडियोस हैं, यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद में, क्योंकि क्लास 12 की बायोलॉजी में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उन सभी प्रश्नों की सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पर करवाई जा रही है। तो इसीलिए आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और साथ में यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस प्रकार से नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जिसको भी ज्वाइन करना होगा लोग वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग जो पार्ट नंबर 14 करने वाले हैं महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की सीरीज में, तो उसमें आइए हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न आज का हमारा होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जरूर जाकर के देखिएगा इस वीडियो यानी कि पार्ट नंबर 14 को देखने के बाद। तो पार्ट नंबर 14 में जो हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं वो आपका होने वाला है कि वाहित मल के विभिन्न चरण लिखिए। तो हम लोग को वाहित मल के बारे में संपूर्ण जानकारी देनी है। इस क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है और साथ में 2010 में, 13 में, 20 में, 23 में 3-4 बार 5 बार पूछा भी गया। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन 2024 की बोर्ड परीक्षा में पक्का पक्का आएगा, ये आप लोग लिख करके ले लो। क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपसे दीर्घ में नहीं भी आएगा तब भी आपका अति लघु या लघु में तो जरूर आएगा। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि 2024 की बोर्ड परीक्षा में अवश्य आएगा। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखो और इसका जो पूरा आंसर है आप लोग समझ लो। तो आप लोग अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग कर पाओगे, कि ये क्वेश्चन की आने की बहुत ज़्यादा संभावना है इस बार। तो इसीलिए आपको इसको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसके उत्तर को देख लेते हैं कि आखिर वाहित मल आखिर क्या होता है और वाहित मल को हम लोग किस प्रकार से साफ करते हैं, उसके लिए कौन कौन से चरण अपनाते हैं उसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसमें बताएंगे कि बड़े बड़े शहरों व कस्बों में घरों से निकला मनुष्यों का मल व नालियों में बहता गंदा पानी ही आपका वाहित मल कहलाता है। यानी कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पर जो मनुष्यों का जो निकला उनका जो मल होता है, यानी कि जो नालियों के द्वारा पानी में जाकर के मिल जाता है, वही आपका वाहित मल कहलाता है। और इस वाहित मल को सीधे किसी नदी या झरने में यदि हम लोग डाल देते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो जाता है, कि इस वाहित मल में आपके अनेकों रोगाणु होते हैं जो अनेकों प्रकार की बीमारियों को जन्म देते हैं। इसीलिए आपको इस प्रकार से समझ लेना है, क्योंकि हम लोग इसको जो वाहित मल होता है इसको हम लोग सीधे अगर पानी में डालेंगे तो इसलिए हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे रोगाणु होते हैं। और वाहित मल जो होता है वो जलाशयों को प्रदूषित कर देता है। तो इसीलिए वाहित मल जलाशयों को प्रदूषित ना करे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे शहरों में, जो बहुत सारे शहर हैं, शहरों के अंतर्गत अनेकों ऐसे संयंत्र लगाए जाते हैं जो वाहित मल को साफ करने का कार्य करते हैं। उसके बाद में फिर जब वो साफ हो जाता है फिर उसको किसी भी नदी में या फिर किसी भी जलाशय में छोड़ा जा सकता है, जो कि सही होता है। ठीक है, अगर अगर आप लोग डायरेक्ट छोड़ दोगे बिना साफ किए हुए तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक सिद्ध हो जाएगा। तो इसीलिए शहरों में प्रवाहित वाहित मल को उपचारित करने के लिए बड़े बड़े वाहित मल संयंत्र लगाए गए हैं सरकार के द्वारा, जो पानी को प्रदूषण मुक्त करने में काम आते हैं, जो कि पानी को प्रदूषित होने से बचाते हैं। हम कह सकते हैं जो प्रदूषण वाला जो पानी है उसको साफ करने के लिए काम आते हैं ये आपके वाहित मल संयंत्र। तो इस प्रकार से ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे कि वाहित मल आखिर क्या होता है। उसके बाद में फिर हम लोग वाहित मल उपचार के बारे में समझेंगे। और वाहित मल जो उपचार होता है ये आपका 2 चरणों में होता है। तो दोनों चरण आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि क्वेश्चन ये आपसे अति लघु या फिर लघु में पूछा जाएगा तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि वाहित मल का जो प्रथम उपचार है उससे बताइए, या फिर पूछ लेगा कि वाहित मल के जो आपका द्वितीय उपचार है उससे बताइए, या फिर दोनों पूछ लेगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, अति लघु, लघु तथा दीर्घ सब में पूछा जा सकता है। तो इसीलिए अब हम लोग आगे समझेंगे कि वाहित मल उपचार के लिए 2 चरण कौन से हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे आपका जो वाहित मल होता है वो स्वच्छ हो पाता है। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए इतना, फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे। और वाहित मल के जो 2 उपचार होते हैं उसमें दोनों उपचार को समझेंगे, जिसमें आपका पहला उपचार होता है प्राथमिक उपचार और दूसरा आपका द्वितीयक उपचार होता है। तो प्राथमिक उपचार द्वितीयक उपचार में क्या होता है ये हम लोग अब उसको समझ लेते हैं।
तो ये आपका हो जाता है सबसे पहले प्राथमिक उपचार। तो प्राथमिक उपचार में क्या होता है ये देखते हैं। तो इसमें आप लोग बताएंगे कि इसमें वाहित मल को भौतिक रूप से उपचारित किया जाता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, वाहित मल को भौतिक रूप से उपचारित करते हैं। इसमें हम लोग निस्यंदन व अवसादन विधि का उपयोग कर बड़े छोटे ठोस कणों को अलग किया जाता है। यानी कि जो आपका वाहित मल होता है उसमें जो ठोस कण होते हैं, बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, उनको अलग करने के लिए हम लोग प्राथमिक उपचार में इसको अलग करते हैं। इन्हें भिन्न भिन्न चरणों में अलग किया जाता है। आगे आप लोग बताएंगे कि आरंभ में जो तैरते हुए कूड़े करकट को हम लोग अनुक्रमिक निस्यंदन द्वारा हटा दिया जाता है। इसके बाद में फिर जो आपका उसमें बचे हुए छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, मिट्टी कण होते हैं, जिसे हम लोग ग्रिड बोलते हैं, को अवसादन द्वारा निष्कासित करते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वाहित मल को लेते हैं और उसमें जो आपके तैरते हुए कूड़े करकट हैं उसको हम लोग अनुक्रमिक निस्यंदन द्वारा हटा देते हैं। उसके बाद फिर उसमें जो आपके छोटे छोटे जो पत्थर या मिट्टी कण रह जाते हैं उसको हम लोग अवसादन विधि द्वारा निष्कासित किया कर देते हैं। फिर आगे आप लोग बताएंगे कि सभी ठोस जो नीचे बैठ जाते हैं वो आपके प्राइमरी स्लज बनाते हैं। यानी कि जो ठोस नीचे बैठ जाते हैं, जो नहीं निकल पाते हैं, वो आपके प्राइमरी स्लज बनाते हैं। और तैरता प्राथमिक बहिस्राव जो आपका होता है बहिस्राव कहलाता है। यानी कि जो आपका तैरता है उसे हम लोग बहिस्राव बोलते हैं। अब प्राइमरी इफ्यूएंट को हम लोग क्या करते हैं, प्राथमिक सेटलिंग टैंक से द्वितीयक उपचार के लिए ले जाया जाता है। यानी कि यहाँ तक आपका क्या था, प्राथमिक उपचार। और प्राथमिक उपचार में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो आपका जो भौतिक रूप से हम लोग उपचारित करते हैं वाहित मल को, और इसमें जो आपके छोटे बड़े जो कण होते हैं, पत्थर होते हैं, उनको हम लोग निकालने का कार्य करते हैं। कूड़ा करकट जो होता है उसको हम लोग इसमें निकाल देते हैं। फिर हम लोग द्वितीयक उपचार की ओर इसको लेकर जाते हैं। तो द्वितीयक उपचार में आप लोग इसमें बताएंगे कि इसमें बहिस्राव को वायवीय टैंकों से ले जाया जाता है और इसे किसी यंत्र द्वारा हिलाया जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो बहिस्राव होता है उसको हम लोग वायवीय टैंक से लेकर के जाते हैं और इसे हम लोग किसी यंत्र द्वारा हिलाते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो आपका बहिस्राव में पाए जाने वाले जो आपके कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसको वायवीय जीवाणु जो होते हैं वो अपघटित कर देते हैं। और जब वो अपघटित कर देते हैं तो जिससे जीवाणु की जो संख्या होती है वो तेजी से वृद्धि हो जाती है और ये आपके एक झुंड बना लेते हैं। यानी क्या करते हैं, सबसे पहले ये बहिस्राव को हम लोग क्या करते हैं, किसी एक यंत्र द्वारा हिलाते हैं। तो यंत्र द्वारा जब हिलाते हैं तो उसमें जो आपके कार्बनिक पदार्थ होते हैं बहिस्राव में, उसको जो वायवीय जीवाणु होते हैं वो अपघटित कर देते हैं, जिसकी उनकी संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है और ये एक आपके झुंड बना लेते हैं, जिसे हम लोग उड़क बोलते हैं। और इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फ्लॉक्स। यानी कि उड़क या फिर फ्लॉक्स हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ लेना, जो झुंड बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उड़क या फिर फ्लॉक। आगे आप लोग बताएंगे कि कवक के तंतु जीवाणु के साथ मिलकर ऊर्जा निर्मित करते हैं। यानी कि जो कवक के तंतु होते हैं वो जीवाणु के साथ मिलकर के ऊर्जा निर्मित करते हैं और इस प्रकार कार्बनिक को एक जीवाणु तेजी से कम करते हैं। इसके कारण जो बहिस्राव होता है, बहिस्राव की जो बीओडी होती है वो घटने लगती है। अब ये बीओडी क्या होता है उसे भी समझ लीजिए। यदि मान लीजिए वाहित मल जो है, जो पानी जो है, उसका अगर बीओडी ज़्यादा है तो समझ लीजिए वो ज़्यादा प्रदूषित है, और यदि उसकी बीओडी कम है तो समझ लीजिए कि वो कम प्रदूषित है। तो इसका कारण यही है कि जब ये क्या करते हैं, तेजी से जब अपघटन कर देते हैं ये जीवाणु, तो फिर जो बहिस्राव होता है उसका जो बीओडी हो जाता है वो कम हो जाता है। यानी कि उसका जो प्रदूषण होता है वो कम हो जाता है। वही चीज़ अब आप लोग आगे बताओगे कि जब बहिस्राव का बीओडी कम हो जाता है तो बहिस्राव को हम लोग निषादन टैंक में भेज देते हैं और इस अवसाद को ही हम लोग सक्रियत अपंक बोलते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। अब बस अब थोड़ा सा और भाई बचा है, ज़्यादा नहीं बचा है। अब आगे आप हमें बताएंगे कि वायवीय टैंक में थोड़े से हम लोग क्या करते हैं, सक्रियत अपंक को हम लोग भेजते हैं और यह जो आपका होता है, आपका निवेश द्रव्य की भांति कार्य करता है और बचे हुए जो सक्रियत अपंक होता है उसको हम लोग आयवीय टैंक में प्रवेश करा देते हैं और अवायवीय जो आपके जीवाणु होते हैं वो अपंक को विघटित करने का कार्य करते हैं, जिससे क्या होता है, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड व CO2 गैस अपघटन से प्राप्त होती है और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बायोगैस या फिर गोबर गैस बोलते हैं। यह आपका बन जाता है इसके समाप्ति के साथ ही। आगे हम बताएंगे कि इस गैस का उपयोग रोशनी करने व खाना बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि जो आपका कह सकते हैं बायोगैस होती है, गोबर गैस होती है, ये आपका बन जाता है जब हम लोग द्वितीयक उपचार करते हैं। और जब लास्ट आता है तो उसमें क्या होता है, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, CO2 गैस अपघटन से प्राप्त होती है और इसे हम लोग बायोगैस बोलते हैं। और बायोगैस का बहुत ही ज़्यादा उपयोग है मानव जीवन में। तो उसमें हम लोग बता सकते हैं कि इस गैस का उपयोग हम लोग रोशनी करने के लिए करते हैं, खाना बनाने के लिए भी किया जाता है। और इस प्रकार उपचारित पानी में जो आपका प्रदूषकों की जो बहुत कम मात्रा पाई जाती है, और यानी कि जैसे हम लोग प्राथमिक और द्वितीयक उपचार जब कर देते हैं वाहित मल में, तो इस प्रकार से जब उपचारित पानी होता है तो उसमें जो प्रदूषक की जो मात्रा होती है वो बहुत ही कम पाई जाती है। यानी पाई तब भी जाती है लेकिन बहुत ही कम पाई जाती है, जिसे अब हम लोग किसी भी
नदियों झरनों में डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, हम लोग जब दोनों प्रकार से उत्साहित कर लेते हैं वाहित मल को, फिर हम लोग जब नदी में डालते हैं तो वो हम लोग के लिए नुकसानदायक बहुत कम होता है। और अगर आप लोग डायरेक्ट नदी में डाल दोगे वाहित मल को तो फिर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। और साथ ही में जो भी वहाँ पर जीव जंतु होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि हानिकारक है, उनके भी जान का खतरा रहता है। इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन था कि वाहित मल के विभिन्न चरण लिखिए, मैंने आपको दोनों चरणों को समझा दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट थे, तो इसे आप लोग तैयार कर लेना, मैं उम्मीद करता हूँ। और साथ में यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ को पाने के लिए। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।